बहू ससुराल में 10 बजे तक सोती रही। सास ने छड़ी उठाई मारने के लिए, पर बिस्तर पर मंजर देखकर दंग रह गई। शादी की रस्में पूरी होने के बाद श्रीमती वर्मा ने घर की सफाई की और थक कर चूर हो गई और सो गई, जबकि उनका बेटा रोहन और बहू नेहा भी काफी देर पहले अपने कमरे में जा चुके थे। लेकिन अगली सुबह वह 5 बजे उठ गई और फिर से सफाई करने लगी, क्योंकि घर धूल और तेल से सना हुआ था। लेकिन 10 बज गए, उनकी कमर झुक गई थी, फिर भी ऊपर से कोई हलचल नहीं हुई। तभी उन्होंने नीचे से आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, नीचे आओ और खाना बनाओ। बहू, ओ बहू। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने फिर आवाज लगाई, बहू उठो। क्योंकि उनके पैरों में दर्द था, वह सीढ़ियां बार बार चढ़ना उतरना नहीं चाहती थी, इसलिए वह नीचे खड़ी होकर धीरे धीरे आवाज लगाती रही। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। वह थक भी गई थी और गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए उन्होंने रसोई के कोने में रखी एक छड़ी उठाई और बहू को सबक सिखाने के लिए ऊपर गई। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, वह हाफ रही थी। यह कैसी बहू है, नई नई शादी हुई है और कोई शिष्टाचार नहीं जानती, भरी दोपहरी तक बिस्तर में पड़ी है। उठो। इतना कहकर उन्होंने कंबल हटा दिया, लेकिन बिस्तर की चादर पर खून देखकर वे हैरान रह गईं। उनकी आंखें चुंधिया गई। उनके हाथ से छड़ी छूटकर लकड़ी के फर्श पर कट से गिरी। वह सन रह गईं। सौगरात के कमरे की एकदम सफेद चादर पर वह गंदगी या खून नहीं था जिसकी वह अपने मन में कल्पना कर रही थी, बल्कि वह गहरे लाल रंग का एक गीला फैला हुआ धब्बा था, जिसके साथ चारों ओर सफेद पंख बिखरे हुए थे। यह मंजर किसी जानवर के कत्ल के घटना स्थल जैसा लग रहा था। इससे भी ज्यादा भयानक यह था कि उनकी बहू नेहा कोने में सिकड़ी हुई पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होठ कांप रहे थे और उसने बची हुई पतली चादर के नीचे किसी चीज को कसकर पकड़ा हुआ था। और उनका बेटा रोहन कमर पर नंगे बैठे हुआ था, हाँफ रहा था। उसकी आस्तीनें लाल रंग से सनी हुई थी और उसकी आंखों में थकावट, घबराहट और कुछ हद तक अत्यधिक डर के निशान थे। सास ने एक कदम पीछे लिया। उनके हाथ कांपते हुए उनके मुंह पर गए और वह कुछ बोल नहीं पाई। हे भगवान, यह सब क्या है? रोहन तुरंत पीछे पलटा। दरवाजे पर माँ को देखकर वह लगभग गिरते गिरते बचा। नेहा फूट फूट कर रोने लगी और तकिए में अपना मुंह छिपा लिया। रोहन ने जल्दी से समझाना शुरू किया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जिसमें बेबसी झलक दिख रही थी। माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। यह खून नहीं है। कल रात मुझे बहुत गंभीर एलर्जी हो गई थी। उसने अपनी छाती की ओर इशारा किया। सच में रोहन की त्वचा पर लाल रंग के धब्बे उभर आए थे, जो मधुमक्खी के डंक मारने की तरह सूजे हुए थे। मुझे इस नई पंखों वाली रजाई और पंखे वाले तकिए से एलर्जी हो गई। उसमें बहुत खुजली और जलन हो रही थी। मैं रात भर खुजलाता रहा। फिर उसने चादर पर लाल धब्बे की ओर इशारा किया। तभी सास को एहसास हुआ कि वह खून की तरह गाढ़ा नहीं था। और यह चटनी है, वह टमाटर की चटनी जो आपने कल रात समोसे के लिए बनाई थी। मुझे असहनीय खुजली हो रही थी, इसलिए नेहा को याद आया कि बचपन में आप कहती थी कि कीड़े के काटने वाली जगह पर बर्फ लगाने और नमक के पानी या टमाटर की चटनी लगाने से आराम मिलता है। नेहा सिसक उठी। मैंने देखा कि रोहन जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुझे डर था कि उन्हें एनाफिलैटिक शॉक हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं, सिवाय इसके कि रसोई में दौड़कर कोई भी चीज लाऊं जिससे उसके उनके शरीर को ठंडक मिले। मैं आपको बुलाना भूल गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। रोहन ने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी को गले लगाया। उसका चेहरा पीला और थकावट से भरा था। हम दोनों ने रात भर सूख 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 चुकी चटनी को खुरचा और शरीर साफ किया, चादरें बदली, लेकिन मैं पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। हम दोनों रात भर एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। थकावट और चिंता के कारण अब जाकर सो पाए। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। सास एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही। उनके चेहरे पर गुस्सा हैरानी में बदला, फिर अत्यधिक दया में। बहू को मारने के लिए लाई गई छड़ी उनके पैरों के पास अकेली पड़ी थी। उन्हें अपनी बहू पर आलसी होने का गुस्सा था, लेकिन पता चला कि बहू उनके बेटे की जान बचा रही थी। और वह पंखों वाली रजाई जो उन्होंने अपने बेटे को उपहार में दी थी, वही इस सब का कारण थी। चादर पर भयानक मंजर कोई आपदा नहीं था, बल्कि एक ऐसे सुहागरात के निशान थे जो बहू ने अपने पति के लिए चिंता और प्यार से भरी थी। उन्होंने झुककर छड़ी उठाई
मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने थके हुए पैरों को सहारा देने के लिए। वह करीब आई। उन्होंने अपने बेटे के कंधे को छुआ, फिर अपनी बहू की ओर स्नेहा भरी निगाह से देखा, जो पहले कभी नहीं थी। नेहा बेटी, रोहन इतना बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी यह मूर्खतापूर्ण एलर्जी की बीमारी अभी तक नहीं गई। स्वागत को तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। बेटी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने दागी हुई चादर को देखा, फिर रोहन की ओर मुड़ी। बेटा, तुम जल्दी से अपनी पत्नी को नहलाओ और आराम करने को कहो। मैं नीचे जाकर किसी को दूसरी रजाई और बिस्तर की चीजें लाने को कहती हूँ। यह वाली चीजें मैं अपने हाथों से धोऊंगी। जब सास श्रीमती वर्मा बिस्तर की चादर पर लगी टमाटर की चटनी के दागों को पोंछ रही थी, तो अचानक उनकी नजर एक और चीज पर पड़ी। एक ऐसी चीज जो ना तो चटनी थी और ना ही पंख। वह एक पतला सा लाल लिफाफा था, जो गद्दे के नीचे फंसा हुआ था। उन्होंने उत्सुकता से उसे बाहर निकाला। अंदर शादी के शगुन के पैसे नहीं थे, बल्कि उनके बेटे रोहन के नाम का विदेश जाने का एक तरफा हवाई जहाज का टिकट था, जिसकी तारीख 2 महीने बाद की थी। उन्होंने टिकट को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में अचानक पहले से कई ज्यादा संदेह और चिंता भर आई। उनके बेटे ने यह टिकट क्यों छिपाया? क्या इस यात्रा का इस नए नए शुरू हुए रिश्ते के भविष्य से कोई लेना देना था? हाथ में लाल लिफाफा पकड़े सास श्रीमती वर्मा को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर महसूस हुई। उनका चेहरा अब ममतामय नहीं रहा, बल्कि उसकी जगह पर अत्यधिक भ्रम और संदेह था। सिंगापुर के लिए एक तरफा हवाई जहाज का टिकट, 2 महीने बाद की तारीख। उन्होंने चुपके से ऊपर देखा, जहां बाथरूम में पानी के बहने की आवाज बंद हो गई थी, जो यह बता रहा था कि बेटा और बहू जल्दी बाहर आने वाले हैं। उन्होंने तुरंत टिकट को अपनी जेब में डाल लिया और चादर पर लगे दागों को साफ करते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की। इसने क्यों छुपाया? कहीं यह अपनी पत्नी को छोड़कर जाने की योजना तो नहीं बना रहा, या इसके मन में कुछ और चल रहा है? सवालों की एक पूरी श्रृंखला उनके दिमाग में घूम गई। जब रोहन और नेहा नीचे आए, तो दोनों पहले से ज्यादा व्यवस्थित दिख रहे थे। रोहन ने माँ को चादर धोते हुए देखा, तो वह तुरंत दौड़कर आया। माँ, मुझे करने दीजिए। आप खुद क्यों धो रही हैं? सास मुड़ी। उनका चेहरा अचानक असामान्य रूप से गंभीर हो गया। मुझे धोना है। मैं इसे धो रही हूँ, ताकि मैं उन सभी रहस्यों को धो सकूं जो तुमने इस कमरे में छिपा रखे हैं। रोहन और नेहा ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में थोड़ी घबराहट थी। कैसा रहस्य? नेहा ने हकलाते हुए पूछा। सास ने बिना कुछ कहे अपना हाथ जेब में डाला, लाल लिफाफा तेजी से निकाला और दोनों के सामने काउंटर पर फेंक दिया। यह क्या है? रसोई में एक डरावनी चुप्पी छा गई। रोहन ने टिकट को देखा, फिर माँ को देखा। उसका चेहरा घबराहट से निराशा में बदल गया। नेहा ने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। माँ, मैं रोहन। रोहन ने बोलने की कोशिश की। सास ने उसकी बात को काट दी। उनकी आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे माँ मत कहो। शादी के बाद पहली रात हुई है और तुम पहले की एक तरफा टिकट खरीद चुके हो। क्या तुम इसे छोड़कर जाने वाले थे? क्या तुम अब भी इस परिवार को कुछ समझते हो? इतनी धूमधाम से शादी क्यों की, और फिर किसी और की बेटी के साथ ऐसे व्यवहार क्यों किया? रोहन ने अपनी मुट्ठियां बीच ली। उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार माँ की आंखों में देखा। माँ, यह मेरे भागने के लिए नहीं, यह वह काम है जो मुझे करना है। आप जानती हैं, मेरी कंपनी का सिंगापुर के एक भागीदार के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है। काम? सास ने कटाक्ष किया। वह कैसा काम है जिसे तुम्हें मुझसे और अपनी नई नई पत्नी से भी छिपाना पड़ा? अचानक नेहा ने ऊपर देखा। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और अपनी सास से कांपते हुए लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप रोहन जी को दोष ना दें। वह टिकट मैंने खरीदा था। सभी का ध्यान नेहा पर गया। नेहा ने आंसू निगलने की कोशिश की। उसने सच्चाई बताना शुरू की। दरअसल यह प्रोजेक्ट रोहन जी के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था, ताकि वह आपकी और मेरे प्रति अपना कर्तव्य निभा सके। उन्हें डर था कि आप अकेला महसूस करेंगी। मैंने चुपके से उनके बॉस से संपर्क किया और उनसे विनती की कि वह यह मौका ना छोड़े। अगर वह जाते तो उन्हें पदोन्नति मिल सकती है। मैं चाहती हूँ कि वह जाए। मैं चाहती हूँ कि वह सफल हो। सास की आंखों से आंसू बह निकले। वह आगे बढ़ी और दोनों को गले लगा लिया। बहू बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर उन्होंने टिकट उठाया और मुस्कुराकर कहा, ठीक है रोहन, तुम्हें जाना होगा, लेकिन अकेले नहीं। नेहा, तुम भी उसके साथ जाओगी।
यह टिकट अलगाव का नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य का दरवाजा है। कभी कभी जिस बहू को हम आलसी समझते हैं वही हमारे घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।